वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। 18 सितंबर 2021 का डिस्कशन आज हम कवर करने वाले हैं। तो देख लेते हैं कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हमारे पास हैं। हमारा पहला आर्टिकल मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007 के बारे में है। ये कानून हाल फिलहाल में न्यूज़ में आया है। कॉन्टेक्स्ट क्या है? बॉम्बे के हाई कोर्ट ने एक व्यक्ति को ऑर्डर दिया कि वो अपनी फैमिली के साथ अपने माता पिता का फ्लैट छोड़ दे। वो पिछले 10 दिनों से उन्हें हैरेस कर रहा था और ये कंप्लेन कोर्ट के पास गई थी। अगर वो व्यक्ति अपने माता पिता का घर नहीं छोड़ता है तो पुलिस फोर्सिबली उस मकान को खाली करवाएगी। तो ऐसे जो जजमेंट हैं वो डिटर करते हैं ऐसे लोगों को जो अपने एल्डरली पेरेंट्स को हैरेस करते हैं, परेशान करते हैं या उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। मामला यही है कि एक लास्ट रिजॉर्ट के तौर पे पेरेंट्स ने कोर्ट से गुहार लगाई थी कि वो मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007 का इस्तेमाल करें और इसी कानून के तहत ये ऑर्डर दिया भी गया। देखिए, स्पेशल ट्रिब्यूनल्स बनाए जाते हैं इस एक्ट के तहत ताकि पेरेंट्स को रिलीफ ग्रांट किया जा सके अगर उनके बेटे या फैमिली के द्वारा, जो बेटे की फैमिली है उसके द्वारा उन्हें हैरेस किया जा रहा है। इसी संबंध में वो हाई कोर्ट तक पहुंचे थे। अगर हम इस एक्ट की बात करें तो इसमें कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है। जैसे पहला प्रावधान तो ये है कि ये लीगली ऑब्लाइज करता है जो एडल्ट चिल्ड्रन हैं उनको और उनके हेयर्स को, मतलब ग्रैंडसन को भी, कि वो जो पेरेंट्स हैं, जो एल्डरली पीपल हैं, उनको मंथली अलाउंस दे, वो एक बेसिक खर्च के लिए जो ज़रूरी होता है किसी भी व्यक्ति की आजीविका के लिए। दूसरा ये कि अगर कोई क्लेम उन्हें कोर्ट से मिला है तो उसे इनएक्सपेंसिव और स्पीडी तरीके से सीनियर सिटीजन्स तक पहुंचाया जाए, जो मंथली मेंटेनेंस के फॉर्म में हो सकता है। इस कानून के अनुसार जो पेरेंट्स हैं वो बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं, अडॉप्टिव भी हो सकते हैं, इवन स्टेप पेरेंट्स को भी यहाँ पे कवर किया गया है। इस कानून के अंतर्गत जो एल्डरली पर्सन्स हैं उनकी लाइफ और प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के प्रावधान किए गए हैं। यू कैन अंडरस्टैंड कि हाँ, सीनियर सिटीजन्स को प्रॉब्लम ना हो, इस संबंध में 2007 में काफ़ी इफेक्टिव कानून ये लाया गया था। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन 19 है। अक्सर इस बात को लेकर सवाल खड़े होते हैं कि क्या स्टेट गवर्नमेंट के लिए ये ऑब्लिगेटरी है कि वो ओल्ड एज होम्स बनाएं। तो बिल्कुल, ये जो कानून है मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007, ये स्टेट गवर्नमेंट को ऑब्लाइज करता है कि वो स्टैब्लिश करें और मेंटेन करें उतने नंबर में ओल्ड एज होम्स एक्सेसिबल प्लेसेस पे जितना ज़रूरी है। धीमे धीमे ये काम करें। 2007 में ऐसा कानून में कहा गया था। उस समय ये कहा गया था कि कम से कम एक डिस्ट्रिक्ट में एक ओल्ड एज होम तो ज़रूर से होना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट समय समय पर इन ओल्ड एज होम्स के मैनेजमेंट को लेकर स्कीम भी तैयार कर सकती है। तो उम्मीदन आप इस कानून के बारे में अच्छे से समझ गए। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल यूरो ग्रीन बॉन्ड के बारे में है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने अभी 300 मिलियन यूरो के 7 ईयर यूरो ग्रीन बॉन्ड्स इशू किए हैं। ये पहली बार है कि भारत में यूरो डिनोमिनेटेड ग्रीन बॉन्ड्स इशू किए गए हैं और 2017 के बाद यूरो बॉन्ड का ये पहला टाइप है। मतलब ग्रीन बॉन्ड तो अलग हो जाता है, ग्रीन बॉन्ड का मतलब अभी आप समझेंगे। यूरो में भी 2017 के बाद ये पहली बार बॉन्ड जारी किया गया है, लगभग 4 साल बाद, यू कैन से 3.5 साल बाद। और ग्रीन बॉन्ड तो फॉर द फर्स्ट टाइम हुआ है। अब देखिए, जो इश्यूएंस है यूरो ग्रीन बॉन्ड का, इसे काफी बूस्ट मिला। लोग काफी अट्रैक्ट हुए इस बॉन्ड को लेकर, एशिया यूरोप दोनों ही जगहों पर। और ये बॉन्ड्स 2.65 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुए। लोग काफी ईगर थे यूरो डिनोमिनेटेड बॉन्ड में अपना पैसा लगाने को लेकर। देखिए, ग्रीन बॉन्ड जो है वो बाकी बॉन्ड्स की तरह ही होता है। ऐसा नहीं कुछ बहुत स्पेशल होता है, बहुत खास होता है। काइंड ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट है। मतलब इसे जारी करके पैसे इकट्ठा किए जाते हैं किसी भी इन्वेस्टर से। हालांकि ग्रीन बॉन्ड नॉर्मल बॉन्ड से इस लिहाज से अलग हो जाता है कि इससे जो पैसे इकट्ठा किए जाएंगे उन्हें केवल ग्रीन प्रोजेक्ट्स को ही फाइनेंस किया जाएगा, इस्तेमाल किया जाएगा। ग्रीन प्रोजेक्ट का मतलब ऐसा जो कि रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में हो या एनवायरमेंट फ्रेंडली हो। ग्रीन बॉन्ड ज़्यादा सब्सक्राइब हो, इसके लिए समटाइम टैक्स इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, टैक्स एग्जेम्पशंस दिए जाते हैं और टैक्स क्रेडिट्स भी दिए जाते हैं ताकि इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट हों। ग्रीन बॉन्ड जारी करने का सबसे बड़ा इशूअर देखिए, जारी करने वाली एंटिटी वर्ल्ड बैंक ही है। ये अभी तक 164 ऐसे ग्रीन बॉन्ड्स जारी कर चुकी है 2008 से, जिनकी वर्थ कंबाइंडली अप्रॉक्सीमेट $14.4 बिलियन के अप्रॉक्स होगी।
तो आपने ग्रीन बॉन्ड का ये पूरा टॉपिक समझा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ऑकस अलायंस के बारे में है। अभी हाल ही में यूएसए, यूके और ऑस्ट्रेलिया ने अनाउंस किया है एक ट्राइलैटरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप जो कि इंडो पैसिफिक रीजन के लिए होगा। इंडो पैसिफिक रीजन जिसमें इंडिया अपनी जो रीच है उसे बेहतर कर रहा है, नाम दिया गया है ऑकस। ये इन्हीं तीनों देशों का शॉर्ट फॉर्म है। इफ यू कुड सी, ए फॉर ऑस्ट्रेलिया, यूके इज यूके एंड यूएस इज यूएस। तो यही तीन देश हैं, यूएस, यूके और ऑस्ट्रेलिया। ये एक हिस्टोरिक सिक्योरिटी पैक्ट है एशिया पैसिफिक रीजन को अगर आप संज्ञान में ले तो। मेन ऑब्जेक्टिव इसका यही है, इट इज अ काइंड ऑफ एफर्ट कि चाइना को काउंटर किया जाए, बिकॉज चाइना इस रीजन में बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल हो रहा है। तो ये तीनों देश एक साथ आ रहे हैं उसे काउंटर करने के लिए। ऑकस डिफेंस सिक्योरिटी के संबंध में जो वेरियस एस्पेक्ट्स हैं उनको कवर करेगा, लाइक साइंस, सप्लाई चेन, इंडस्ट्रियल बेसिस, टेक्नोलॉजी, इन सभी चीजों को ऑकस के इस पूरे एरेना में कवर करने की कोशिश की जाएगी। सिग्निफिकेंस क्या है? देखिए, इसका एक जो बढ़िया सा टारगेट है, चाइना को काउंटर करना है, दैट्स ओके, लेकिन चाइना को काउंटर करने के लिए ऑकस में ऑस्ट्रेलिया को एम्पावर करने का प्लान है। मतलब हम ऑस्ट्रेलिया को इतना ताकतवर बनाएं कि वो इस पूरे रीजन में चाइना को काउंटर कर सके। इसके लिए प्लान ये है कि यूएस और यूके मिलकर ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स प्रोवाइड करवाएंगे। इसमें और वेरियस सेक्टर्स में इंगेजमेंट की भी बात की गई है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी, साइबर कैपेबिलिटी और जो वेरियस अंडर सी कैपेबिलिटीज किसी भी कंट्री के पास होने चाहिए फॉर बीइंग अ गुड नेवल पावर, वो सब ऑस्ट्रेलिया को प्रोवाइड करवाए जाएंगे। इससे देखिए, क्वाड में 4 देश हैं, इंडिया, जापान, यूएस और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया मिलिटरली काफी पीछे है। अगर हम ऑस्ट्रेलिया को एम्पावर करते हैं तो क्वाड में उनका रोल भी काफी स्ट्रांग होगा। जैसे कि हम बार बार कह रहे हैं कि इट इज टू काउंटर चाइना। तो चाइना का इस पर क्या रिस्पॉन्स रहा है? चाइना ने इस पूरे एग्रीमेंट को फुल्ली कंडेम किया और कहा कि ये एक्सट्रीमली इरिस्पॉन्सिबल स्टेप है। चाइना ने कुछ कंसर्न भी रेज किए ऑकस अलायंस को लेकर। उन्होंने कहा कि ये अलायंस इस रीजन में पीस और स्टेबिलिटी को अंडरमाइन करेगा और आर्म रेस को इंटेंसिफाई करेगा। वैसे ये वो देश कह रहा है जो खुद इस रीजन में पीस और स्टेबिलिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। यहां पर देखिए, वो ये भी कहता है कि इससे कोल्ड वॉर की मेंटेलिटी बढ़ेगी और आइडियोलॉजिकल प्रिजुडाइज क्रिएट होगा। खैर, चाइना भी अपने कंसर्न ऑब्वियसली रेज करेगा। अब मुद्दा यह है कि इस पूरे ऑकस अलायंस में एक बात पर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स दी जाएंगी। क्यों न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स पर इतना फोकस क्यों है? इसका फोकस इसलिए है बिकॉज ऑस्ट्रेलिया को यहां पर एक स्ट्रॉन्ग नेवल पावर बनाने का प्लान है और न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स उसमें एक की रोल प्ले कर सकती हैं। न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स काफी तेज होती हैं, काफी मजबूत होती हैं और कन्वेंशनली पावर्ड फ्लीट की तुलना में इन्हें डिटेक्ट करना काफी मुश्किल होता है। ये महीनों तक समंदर के अंदर डूबी रह सकती हैं, मिसाइल्स को ज्यादा दूरी तक शूट कर सकती हैं और ज्यादा मिसाइल्स कैरी कर सकती हैं। मतलब कुल मिला के ये काफी पावरफुल होती हैं। ऑस्ट्रेलिया अगर इतना एम्पावर्ड होता है तो इस पूरे रीजन में यूएस के इन्फ्लुएंस को मेंटेन करने में एक बढ़िया रोल प्ले कर सकता है। ध्यान दीजिएगा कि पिछले 50 सालों के बाद पहली बार ऐसा है कि यूएस अपनी सबमरीन टेक्नोलॉजी किसी कंट्री के साथ शेयर करने वाला है, दैट इज ऑस्ट्रेलिया। इसके पहले जो उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी शेयर की थी दैट वाज विद यूके। यूके के अलावा उन्होंने शेयर नहीं की पिछले 50 सालों में टेक्नोलॉजी किसी के साथ। ऑस्ट्रेलिया को अगर ये न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स मिलती हैं तो ऑस्ट्रेलिया दुनिया का 7वां ऐसा देश बन जाएगा जिसके पास इस प्रकार की सबमरीन्स होंगी आफ्टर यूएस, यूके, फ्रांस, चाइना, इंडिया और रशिया। न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन का मतलब न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं होता, ये केवल न्यूक्लियर पावर से ऑपरेट की जाती है। और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने यह भी रीअफर्म किया है कि उनके पास न्यूक्लियर पावर सबमरीन आ जाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि वो न्यूक्लियर वेपन ऑब्टेन करने की कोशिश करेंगे, वो ऐसा प्रयास बिल्कुल नहीं करेंगे, ये उन्होंने बार बार दोहराया है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन CSTO के बारे में है। रशियन लेड ये सिक्योरिटी ब्लॉक एक बहुत बड़ी मिलिट्री ड्रिल कंडक्ट करने जा रहा है तजाकिस्तान में। इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, आप तजाकिस्तान की लोकेशन देखिए। ये है तजाकिस्तान, जो कि एक सेंट्रल एशियन कंट्री है, पहले यूएसएसआर का पार्ट हुआ करती थी। यहाँ पर है उज्बेकिस्तान, ये है किर्गिस्तान, यहाँ कजाकिस्तान है, ये है चाइना, ये इंडिया है, यहाँ पर अफगानिस्तान है, इसका बॉर्डर यहाँ से यहाँ पर इंडिया से टच करता है, ये तुर्कमेनिस्तान है। तो ये आसपास के पड़ोसी देश आपने देखे। अब मामला देखिए, या ये CSTO है क्या? ये एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है। इसे नाटो की तर्ज पे ही बनाया गया था, हालांकि काफी बाद में बनाया गया था। 15 मई 1992 में इसे साइन किया गया। 1992 में
जो सोवियत यूनियन का पहले हिस्सा हुआ करते थे 6 देश, वो एक साथ आए। रशिया तो ऑब्वियसली सोवियत यूनियन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा रहा, बाद में इसने लिगेसी ली सोवियत यूनियन की। इसके अलावा अर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान साथ मिलकर आए और कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी को साइन किया गया। इसे ताशकेंट ट्रीटी के नाम से भी पुकारा जाता है, बिकॉज इसे ताशकेंट में ही साइन किया गया था। बाद में 3 और देश इकट्ठा आए, अजरबैजान, बेलारूस और जॉर्जिया। 1994 में इस ट्रीटी को इफेक्ट में लाया गया, लेकिन बाद में अजरबैजान, जॉर्जिया और उज्बेकिस्तान ने छोड़ दिया। तो ये 9 मेंबर्स हुए थे इसके, लेकिन बाद में घट के वापस 6 हो गए। अभी जो वर्तमान में 6 मेंबर्स हैं, 2000 अर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशियन फेडरेशन और तजाकिस्तान। अब इसमें तजाकिस्तान को क्यों फोकस किया गया है, यहां मिलिट्री ड्रिल की बात क्यों चल रही है? क्योंकि तजाकिस्तान इन 6 मेंबर्स में से एकमात्र ऐसा देश है जो अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है। अफगानिस्तान इस समय काफी अनस्टेबल है तालिबान के टेक ओवर के बाद, तो तजाकिस्तान की सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए इस ड्रिल को कंडक्ट करने का प्लान किया गया है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल एनसीएलटी और आईटीएआई के बारे में है। एनसीएलटी का फुल फॉर्म है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, और आईटीएटी, ये आई नहीं है, टी है, इसका फुल फॉर्म है इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल। कॉन्टेक्स्ट ये है कि गवर्नमेंट ने अभी 31 लोगों को अपॉइंट किया है जुडिशियल, टेक्निकल और अकाउंटेंट मेंबर के तौर पे इन दोनों बॉडीज में। ये डेवलपमेंट काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुछ समय पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी कि वेरियस ट्रिब्यूनल्स में बहुत ज्यादा वैकेंसीज हैं और सरकार संज्ञान में नहीं ले रही है। लगभग 250 पोस्ट वेरियस ट्रिब्यूनल्स में और अपीलेट ट्रिब्यूनल्स में खाली पड़े हुए हैं। इसी के बाद ये अपॉइंटमेंट्स किए गए हैं। बात करते हैं एनसीएलटी की, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है जो कंपनी के संबंध में जो भी इश्यूज आते हैं उन पर बातचीत करती है। 2016 में इसे कंपनीज एक्ट 2013 के आधार पर बनाया गया था। इस संबंध में रिकमेंडेशन आई थी जस्टिस इराडी कमेटी की। ये मेनली कंपनी लॉ और इंसॉल्वेंसी के लॉ के संबंध में मुद्दों को हैंडल करता है। इसमें जो लोग मेंबर होते हैं उनके टर्म की अगर आप बात करें तो इनका टर्म 5 साल का होता है, या फिर 65 साल, जो भी पहले पूरा हो जाए, या फिर फर्दर ऑर्डर, अंटिल फर्दर ऑर्डर जोड़ दिया गया, मतलब इनके टर्म को आगे एक्सीड भी किया जा सकता है। अगर आप इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के बारे में जानना चाहें तो ये इनकम टैक्स के मामलों को देखता है, नाम से स्पष्ट है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी है जो डायरेक्ट टैक्स के फील्ड में वर्क करती है, उस संबंध में मुद्दों को हैंडल करती है। ये पहला ट्रिब्यूनल बना था 1941 में, इसीलिए इसे मदर ट्रिब्यूनल के नाम से भी पुकारा जाता है। ये इंडिपेंडेंट रहे और बढ़िया से काम कर सके, इसीलिए इसे मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स के अंदर रखा गया, न कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के। अगर इस संबंध में कोई ऑर्डर आया है, आईटीएटी के द्वारा दिया गया है, अवार्ड दिया गया है, उसे अगर किसी को चैलेंज करना है तो वो रेस्पेक्टिव हाई कोर्ट में जा सकता है। तो ये तो पूरे आर्टिकल्स आपने समझे। यहां पर रिवीजन के लिए कुछ स्टेटमेंट है, आप पॉज करके इसका ट्रू एंड फॉल्स बताइएगा। अब मैं इसके सही जवाब बता देता हूं। इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल 2001 में स्टैब्लिश किया गया, ये गलत है। इसे 1945 में ही बना दिया गया था। मदर ट्रिब्यूनल इसीलिए तो बोलते हैं ना। वर्ल्ड बैंक मेजर इश्यूअर है ग्रीन बॉन्ड का, ये तो सही है। आकुस अलायंस रशिया को काउंटर करने का एफर्ट है, गलत है। इट इज फॉर चाइना, काफी कॉमन क्वेश्चन है ये। तजाकिस्तान एकमात्र सीएसटीओ का मेंबर है जो बॉर्डर शेयर करता है अफगानिस्तान के साथ, दैट्स ट्रू। उम्मीद करता हूं ये सेशन आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। सेशन की पीडीएफ आपको ओनली आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाके आप पीडीएफ डाउनलोड करके इसे रिवाइज कर सकते हैं। इस सेशन में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।